एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारा है लास्ट लेक्चर आईओएस सीरीज का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हम वो सब कवर करने वाले हैं आज इस चीज से रिलेटेड। और तो और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यार हमें तो सब आता है, हमने तो सब कुछ पढ़ा है, बट पेपर में लिख क्यों नहीं पाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो वो भी हम कवर करने वाले हैं आज। बट उससे पहले आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये हमें मोटिवेट करेगा और ज़्यादा वीडियोस बनाने के आपके लिए। और तो और हमारा आप लोग इंस्टाग्राम जो है वो भी प्लीज़ प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे लीगल अपडेट्स देते हैं, आपके काम आ सकते हैं जो कि ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा ये लेक्चर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईओएस, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन, उसका ऑब्जेक्ट और क्या फर्क होता है इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब कोई भी आम जनता सोच के चलती है कि यार टीचर पूछेगी कि क्या आप समझते हो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन, और उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगी, स्कोप पूछ लेगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो चलो समझ लेते हैं फटाफट। इंटरप्रिटेशन क्या होता है हम सब पढ़ चुके हैं पहले अपने लेक्चर के अंदर, बट फिर दोबारा समझा देते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम यही वाला वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि ये क्या है। ये इट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ एनी वर्ड्स। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है, अगर एक इंसान है समझ लो, उसने कोई चीज लिखी है, तो उसका लिखने का क्या मतलब है, क्या उन वर्ड्स का मतलब है जो उसने लिख दिया है, और ऑथर का क्या इंटेंशन था उन्हें ये चीजें लिखते हुए। ठीक, उसे हम इंटरप्रेट करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा गया है, क्या सोच के लिखा गया है, क्या कहना चाहते हैं ये शब्द, चलो इन्हें समझे। ये क्या कहा है, ये होता है मतलब इंटरप्रिटेशन का। अगर मैं सिंपल लॉ की भाषा में कहूँ ना तो और ज्यादा आसान लगेगा आप लोगों को। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मैंने थोड़ा लाइन बहुत ही बदसूरत सा खींचा है, बट इट्स ओके। सो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करना, वर्ड्स का कि क्या लिखा हुआ है सेट्यूट के अंदर, क्या मीनिंग है चीजों के। ठीक, अब जब आप कोई भी चीज को इंटरप्रेट करते हो, किसी भी चीज का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे होते हो कि सामने वाला पार्टी क्या कहना चाहता है, ये समझने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपका क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या आपके मन में चल रहा होता है जब आप करते हो। कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई लेजिस्लेचर ने जो शेड्यूल लिखा है उनकी क्या इंटेंशन थी, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा था जब वो ये सब लिख रहे थे। पहली बात, क्योंकि जब आपको उनके दिलो दिमाग की बात पता चलेगी तभी तो आप चीज को समझोगे ना। सपोज एक गर्लफ्रेंड ने एक बात कह दी एक बॉयफ्रेंड को, और वो जब वो बोल दिया है और वो बाद में कह रही है नहीं यार मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। अब आपको लगेगा सही में बेचारी का इंटेंशन ये नहीं था कि कुछ और था। एग्जैक्टली, तो इंटेंशन मैटर्स। तो जब आपको इंटेंशन पता होगा तो आप बेटर चीज को समझ पाओगे। ठीक, तो ये लड़का बेटर उस चीज को समझ चुका है और अब वो उस हिसाब से ही फॉलो कर रहा है चीजें। तो सेम अब लेजिस्लेचर का जब हमें इंटेंशन समझ में आएगा तो वो एक्ट हमें इजीली समझ में आएगा। टू अप्लाई द लॉ करेक्टली इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ऑब्वियसली जब इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम उसे अप्लाई कर सकें। ठीक है, जो भी चीज हो रही है उस चीज को अप्लाई कर सकें। क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क होता है। डील्स विद द लिबरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये लिटरल मीनिंग्स से डील करता है। लिटरल मतलब जो जैसा लिखा है उसे वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही समझना है। पर जो कंस्ट्रक्शन होती है गोज बियॉन्ड लिटरल मीनिंग इफ वर्ड्स आर एम्बिगुअस। मतलब कि इंटरप्रिटेशन करते हुए तो हम चलो जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसा है वैसा समझ लेते हैं, बट कंस्ट्रक्शन में हम बियॉन्ड चले जाते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई बहुत कंफ्यूजन है, बहुत गड़बड़ लग रही है, कुछ चीजें कम समझ में आ रही है, तो हम क्या करते हैं और ज्यादा उसको, उसकी छानबीन, उसके बाल का खाल निकालने की कोशिश करते हैं। खाल का बाल, बाल का खाल, वट एवर इट इज, जो भी है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। यूज्ड व्हेन द वर्ड्स आर क्लियर एंड प्रिसाइज। अब इंटरप्रिटेशन कब करते हो आप, जब क्लियर होता है, सब कुछ प्रिसाइज होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और कंस्ट्रक्शन आप कब करते हो, जब सब कुछ अनक्लियर होता है और आपको बहुत सारे मतलब चाहिए होते हैं, बहुत सारी आपको मेहनत करनी होती है। यहाँ पर ये बहुत मैकेनिकल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि हाँ आपने सिंपल पढ़ा जो लिखा हुआ है और समझ लिया। यहाँ आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आपको वो लिखा समझ ही नहीं आ रहा, बत्ती गुल है आपकी, तो आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा और ज़्यादा खोजबीन करनी होगी। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। सिंपल भाषा में कहा जाए, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जब करते हो जब आप बियॉन्ड जाते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, चीज़ें अनक्लियर होती हैं, क्रिएटिव बन जाते हो। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, लिटरल मीनिंग, जो जैसा है वैसा ही पढ़ लो। सो यहाँ पर बहुत कम कम लिखा है मैंने ऑब्वियसली उन लोग के लिए
जो लोग बेसिकली अब भी पढ़ रहे हैं, ठीक, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसे वाइडली पढ़ना है तो हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसमें भी देख सकते हो लेक्चर 1 to 6 में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज टू इंटरप्रेट लॉ एंड नॉट टू लेजिस्लेट। अब कैसा सा क्वेश्चन है ना, किसी के समझ नहीं आता कि क्या लिखे इनमें, तो मैंने उसको बहुत क्रक्स में लिख दिया, आप इसे एक्सप्लेन खुद से भी कर सकते हो, ठीक। सो द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज टू इंटरप्रेट, कोर्ट का काम है कि वो इंटरप्रेट करे, ठीक है, ना एंड नॉट टू लेजिस्लेट, मतलब उनका काम लेजिस्लेट लॉ बनाना नहीं है, लॉ को अप्लाई करना है, लॉ को इंटरप्रेट करना है। सो कोर्ट्स आर मेंट टू अप्लाई नॉट टू क्रिएट न्यू लॉज, क्लियर, अप्लाई करने के लिए है, नए लॉज को क्रिएट करने के लिए नहीं है। देयर रोल इज लिमिटेड टू एक्सप्लेनिंग व्हाट लॉ से, उनका रोल लिमिटेड है, सिर्फ वो ये बताएंगे कि भाई लॉ क्या कहता है, ठीक, क्लियर। अब जजेस कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट वर्ड, वो खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इंटरप्रेट कर सकते कि हाँ यार शायद ये सोचा होगा ये लिखते हुए, शायद इन लोगों के लिए बनाया गया है, ये वो सोच सकते हैं, बट वो खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इन लेजिस्लेशन जस्ट बिकॉज इट सीम्स फेयर एंड नीडेड। क्योंकि क्या होता है, अब ऑब्वियस ही बात है, अब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेशन ही करेगा ना, अगर उसका काम जजेस करने लग जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि यार हम बेवकूफ़ है यहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तो उनको वहां पे भी दिखाना है, सब एक सैनिटी मेंटेन करके रखनी है कि भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ फेयर तरीके से हो, जितनी ज़रूरत है वैसा हो, और दोनों के लिए एकदम विन विन सिचुएशन होना चाहिए, लेजिस्लेशन के लिए भी जुडिशरी के लिए भी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, टू प्रिवेंट जुडिशियल ओवर रीच, हाँ, इसलिए कि ऑब्वियसली बात है, नहीं तो अगर वो अपना ही चलाने लग जाएंगे तो चीजें कितनी खराब हो जाएंगी, राइट, तो वो खराब नहीं करनी है, प्रिवेंट करना है उन्हें। एग्जाम्पल, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन पार्लियामेंट हैज लिमिट, पार्लियामेंट के पास भी लिमिट है, बट जुडिशरी मस्ट अप्लाई, मस्ट ओनली इंटरप्रेट नॉट रीराइट, मतलब पार्लियामेंट अपनी चीजें समझती है, जहां उसको जरूरत है वो चीज करेगी, बट जुडिशरी का ये काम, वो सिर्फ अपना काम इंटरप्रेट करके करे, ना कि रीराइट करके, दोबारा से ना लिख दें, उनको ये चीज अलाउड नहीं है, और उनको अगर ऐसा काम करेंगी ना तो बहुत पावर खराब हो जाएगा, ठीक। कोर्ट, एक कोर्ट भी लिख दिया है मैंने, जजेस मस्ट नॉट लेजिस्लेट अंडर द डिस्गाइज ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक, वो लेजिस्लेट नहीं कर सकते डिस्गाइज में, ऐसे नहीं, मतलब एक मुखौटा पहन के वो ये नहीं कर सकते कि चलो हम साथ साथ चुपचाप चुपचाप लेजिस्लेट भी कर देते हैं, मतलब चुपचाप चुपचाप लॉ भी लिख देते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते मुखौटा पहन के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये हमने बहुत डिटेल में सारे लेक्चर्स में कवर कर लिया है, बट जो लोग सिर्फ पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ आज कल ही उनका एग्जाम है और पढ़ रहे हैं, तो उनको ईजी तरीके से फटाफट समझा देते हैं। अगर वैसे ये सारा का सारा आपसे पूछा जाता है तो आपको ऐसे भी छोटा छोटा ही लिखना है, ठीक। लिटरल मीनिंग, जो है जैसा है पढ़ लो, फालतू दिमाग नहीं लगाना, फॉलो द प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जो है जैसा है पढ़ लो। गोल्डन रूल, मॉडिफाई लिटरल मीनिंग टू अवॉइड, अब थोड़ा सा मॉडिफाई करो लिटरल मीनिंग को, मतलब जो यहाँ पढ़ा इसको हल्का फुल्का छेड़ाछाड़ी कर लो, थोड़ा और बियॉन्ड चले जाओ, ताकि कोई भी अनफेयर रिजल्ट ना आए, कुछ भी अपसर्डनेस ना हो, ठीक, थोड़ा बहुत बियॉन्ड जा सकते हो आप, ये पढ़ा आपने। इसके बाद मिसचीफ रूल, अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम द लॉ वांटेड टू फिक्स, अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम समझनी है कि व्हाट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या, और उसे फिक्स क्या करना है, फिक्स ये निकालना है। हार्मनी में क्या है, दो लॉ हैं, दोनों लॉज के अंदर गड़बड़ लग रही है कुछ ना कुछ, आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मिला जुला के हार्मनी मेंटेन करके काम चलाने की कोशिश करोगे। इंटरप्रेट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द सेम एक्ट सो दे डोंट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, एक हार्मनी बनी रहे, शांति बनी रहे। बेनिफिशियल क्लॉज, जो बेनिफिट के लिए होते हैं, किन लोगों के, लेबर क्लास के लिए, वेलफेयर के लिए, है ना, पब्लिक के गुड के बारे में, तो जब हम ये लगाते हैं ये वाला रूल, तो हम ज्यादातर भाव किनको देते हैं, जो लेबर होता है, जो जिनके लिए लॉ बनाया गया उनको ज्यादा भाव देना है, ओके। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, जो मतलब पीनल लॉज होते हैं, टैक्स लॉज में यहाँ लिखना भूल गई बट इट्स ओके, टैक्स लॉज होते हैं, ये जो होते हैं इन चीजों पे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन लगती है कि जो देना है वो देना है, ठीक है, इन पे कोई पंगेबाजी नहीं चलेगी। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर क्वेश्चन आए, मेरा मेन पर्पस इसे डालने का यही ये है, तो आपको ये सारे रूल्स लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन भी करना है, अगर आपको इनको एक्सप्लेन करना है तो आप वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। सो एक्सप्लेन द लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल, आपने भी पढ़ा ग्रामेटिकल रूल क्या होता है, और लिटरल रूल को ग्रामेटिकल रूल भी बोलते हैं, याद है आप लोगों को। सो गिव ईच वर्ड इट्स प्लेन एंड ऑर्डिनरी मीनिंग, मतलब जो है जैसा है पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट हार्श आएगा या नहीं आएगा, जैसा है वैसा पढ़ना है। सबसे ज्यादा भाव हम यहाँ किसे देते हैं, सुप्रीमेसी लेजिस्लेचर को देते हैं, लेजिस्लेचर ही भगवान है यहाँ पर,
इसी को ही भाव देने हैं और जो जैसा है अप्लाई कर देना है। आर वर्सेस जज ऑफ सिटी ऑफ लंदन, यहाँ पे साफ कहा गया था कि इफ द वर्ड्स आर क्लियर, कोई नीड नहीं है इंटरप्रिटेशन की, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की, बस अप्लाई कर दो। इंडियन केस की बात करें, लीला जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे कहा गया लिटरल रीडिंग ऑफ प्रॉपर्टी लॉ वाज अपहेल्ड, कि जो है जैसा है पढ़ लो प्रॉपर्टी लॉ में भी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इन डिटेल विद डिसाइडेड केसेस द, ऐसे पूछ सकता है, द मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो मिसचीफ रूल को आप क्या बोल सकते हो, कहाँ से आया ये, हेडन्स केस से आया है। इसमें जब हम मिसचीफ रूल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होते हैं, 4 की पॉइंट्स होते हैं जो हम अपने आप से आंसर करते हैं कि भाई पहले लॉ क्या था, क्या दिक्कत प्रॉब्लम क्या आई है ये बताओ, क्या अब रेमेडी की बात करेंगे ये बताओ, रेमेडी क्या मिलने वाली है, अब व्हाट इज द रियल पर्पस, इंटेंशन क्या है ये बताओ। ठीक, 4 क्वेश्चन का आंसर। पुराना लॉ क्या था, मिसचीफ दिक्कत क्या आई है, नया रेमेडी, क्या रेमेडी आप दोगे, और रियल पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है इस चीज का। डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा, आप पढ़ ले सकते हो मिसचीफ का भी। ठीक, इसके बाद स्मिथ वर्सेस हुग्स, इसमें क्या था, प्रोस्टिट्यूट जो थी वो अट्रैक्ट करी थी क्लाइंट को बैल्कनी से, तो कोर्ट ने कहा कि मिसचीफ वाज स्ट्रीट सॉलिसिटेशन, है ना। आप तो यहाँ पंगा क्या आया कि भैया क्या अलाउड नहीं है, स्ट्रीट सॉलिटेशन, सॉलिटेशन अलाउड नहीं है, बट अब देखा गया कि भाई वो बैल्कनी से भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्ट्रीट में गड़बड़ हो रही है, स्ट्रीट ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उनको क्या बोल दिया गया, गिल्टी बोल दिया गया। CIT वर्सेस तेजा सिंह, इंडियन केस लॉ, कोर्ट लुक्ड एट मिसचीफ इन टैक्स इविजन लॉज, उन्होंने देखा कि भाई टैक्स इविजन लॉज में भी कुछ पंगे हैं, उन्होंने देखा ओल्ड लॉ क्या था, उन्होंने देखा क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने रेमेडी दी, उन्होंने रियल पर्पस बताया। इजी। नेक्स्ट, इसके बाद अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाव देना, हाँ चाहे कुछ अच्छे से सुना हो ना हो, इसको दोबारा सुन लेना अगर नहीं एक बार में ध्यान आ रहा तो। वेदर प्रोस्टिट्यूट्स हु अट्रैक्टेड कस्टमर फ्रॉम विंडो बैल्कनीज were soliciting in the street as per section this of street offence act, क्या होंगी, so prostitute soliciting from balconies, और इस एक्ट के अंदर स्मिथ वर्सेस हुग्स, इन्होंने कहा where women behind windows still soliciting in the streets, yes, because they could be seen, वो दिख सकती हैं, एंड वो टारगेटिंग द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, यही मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि वो ये मैंने खिड़की का आपको एग्जांपल देके कि सॉरी खिड़की एरी, और ये जो स्ट्रीट पे तो असर हो रहा है ना, अगर यहाँ वो खिड़की से कर रही हैं आजा आजा, तो यहाँ पे तो स्ट्रीट पे सब लोग देख पा रहे हैं, और स्ट्रीट पे तो असर हो रहा है, देखने चलने वाले लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ वो स्ट्रीट से मतलब खिड़की से कर रही हैं, यहाँ पे न्यूसेंस की भी बात है। ठीक, लेसन क्या है, इट्स इट द इफेक्ट ऑफ पीपल नॉट द एग्जैक्ट पोजीशन मैटर, मतलब लोगों को भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ तक चीज पहुंच रही है। ठीक, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा वो रूल मिसचीफ वाला देख बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या उन्होंने सोचा, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, कि भाई क्या अलाउड नहीं था पुराने लॉ में, क्या लिखा गया था, बट अब क्या वो लेके आया कि ये ऐसा नहीं है कि अब आप विंडो से कर लोगे यही सेम काम, आपको स्ट्रीट से मना करा गया है, तो है ना, एक्सप्लेन करके लिख सकते हो आप। डिस्कस एंड इलस्ट्रेट द golden rule as applied to the interpretation of statute, how far is this rule different from the literal rule, और आप ये बताओगे कि कैसे अलग है। ठीक, सो देखो गोल्डन रूल मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कि आप थोड़ा सा बियॉन्ड चले जाते हो ताकि वो एब्सर्डनेस जो है वो खत्म हो जाए। यहां पर आप क्या करते हो, जो है जैसा है पढ़ते हो, जो है जैसा है आप वो पढ़ लेते हो। ठीक, सो अब क्या है, स्टार्ट विद लिटरल मीनिंग बट अवॉइड एब्सर्ड और अनजस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट तो हम यहीं से करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि अनजस्ट रिजल्ट्स ना आए, एब्सर्डिटी ना आए, ये कोशिश रहती है। लिटरल मीनिंग गिव्स एब्सर्ड, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाती है, इनजस्ट हो जाता है, क्योंकि भैया हमने तो कुछ फालतू इंटरप्रिटेशन किया ही नहीं, हमने तो बस लेजिस्लेचर को भगवान माना और जो जैसा लिखा था वैसा का वैसा फॉलो कर दिया, ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है लिटरल रूल के अंदर। बट अब क्या होता है, जब हमें बियॉन्ड क्यों जाते हैं, हम बियॉन्ड इसलिए जाते हैं ताकि ये सारी प्रॉब्लम हमारी ना हो। जब हमें लगता है कि लिटरल मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए ये सब दिक्कतें आ सकती हैं, तो हम थोड़ा सा बैक होते हैं, बैक पे जाते हैं, और हम उसे गोल्डन रूल अप्लाई करना चालू कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं ताकि पंगेबाजी ना हो। अब आर वर्सेस एलन में कहा गया लिटरल मीनिंग अप्लाई करते हुए कि वुड मेक बाइगैमी इम्पॉसिबल, कि भाई लिखा हुआ है कि मैरी मैरी मतलब हम समझ रहे हैं कि हाँ शादी करनी है एक बंदे से, बट द कोर्ट इंटरप्रेटेड मैरी टू मीन गो थ्रू अ मैरिज सेरेमनी, कि भाई आपको उस सेरेमनी से होके गुजरना है, ये नहीं कि बस बोल दिया और हो गया, आपको गुजरना होगा उस सेरेमनी से। क्लियर है ये भी,
ऐसे मतलब मेरा मेन पर्पस यहाँ पे आपको एक एक चीज समझाना नहीं है, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको समझा दिया है। मेन पर्पस ये कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये पूछ लिया कि ये कैसे डिफरेंट है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। मैंने आपको एक, कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चर दे दिया कि आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है उस समय। अब डिस्कस इन डिटेल द इंटरनल एड्स विच गिव हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट। ठीक, इंटरनल एड्स हम सब पढ़ लिए हैं। इंटरनल एड्स क्या है, जो हम एक्ट के विद इन करते हैं कि भाई टाइटल से हम क्या समझे, प्रियम्बल ने हमारी क्या हेल्प करी, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, प्रोवाइजो का क्या मतलब है ना, इलिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, प्रोवाइजो याद है ना एक्सेप्शन बताता है, शेड्यूल में क्या अलग से लिख के दिया है, केस क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एक्सटर्नल एड्स आर सब्सिडरी एड्स। ठीक है, इन इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट एक्सप्लेन करो। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई सब्सिडरी एड्स होते हैं तो क्या कहना चाहता है। इसका मतलब ये है कि भाई एक्सटर्नल एड ही एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन इट। ठीक, ये कंफ्यूजन नहीं करना है। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का मेन पर्पस ही ये था गाइस, कि आप लोगों को ये पता चले कहाँ क्या कैसे लिखना है। ये सारे टॉपिक्स में अपनी 1 to 6 लेक्चर्स में सब कुछ कवर कर चुकी हूँ अच्छे से, पूरे कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताने का तरीका था, और आई नो आप लोग ये लिख सकते हो, इन्हें रीड कर लेना, सब समझाया हुआ है, कुछ भी पुराना नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच। अभी भी कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना है, तो कमेंट बॉक्स आपके पास ओपन है, प्लीज दो, मुझे अच्छा लगेगा, चाहे बुरा अच्छा कुछ भी है, ताकि मुझे पता चले। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड नाइट। अगर आपके एग्जाम्स है तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, आई होप बहुत अच्छे जाए। और जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारा चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और अब इस वीडियो को शेयर कर देना, इवन सारी वीडियोस को अपने दोस्तों को। थैंक यू, बाय बाय।